हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कर चुके हैं, तो इसका फोर्थ क्वेश्चन रहता है, वो उसको अब हम करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द pair of linear equations in the following problem and find the solutions by the algebraic method। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। ठीक है, कोई भी मतलब हॉस्टल है, उसका जो मासिक व्यय है, जो मासिक चार्ज है वो फिक्स है, और जो बचता है वो किस पे डिपेंड करता है? द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। और जो बचता किस पर निर्भर कर रहा है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन किया है। व्हेन स्टूडेंट ए, जब एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन क्या लेता है? फूड लेता, खाना लेता है। सी हैज़ टू पे ₹1000, वो कितने रुपए पे करता है? 1000 रुपये पे करता है, जो हॉस्टल चार्ज के साथ। वेयर स्टूडेंट बी, एक और स्टूडेंट है बी, वो कितने पे करता है? 26 डेज के लिए कितने रुपए पे करता है? 1180 रुपये पे करता है, ठीक है। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें क्या निकालना है? फिक्स्ड चार्ज निकालना है, और क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। और जो फूड की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, उसका पर डे का निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सपोज करना है, लेट जो उसका फिक्स्ड चार्ज था, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज को क्या बोलते हैं? नियत व्यय। वो कितना मान लिया हमने? x। और पर डे जो फूड पे खर्च हो रहा है, जो पर डे फूड कॉस्ट, ठीक है, क्या मान ली हमने? y। कितना मान लिया? y। तो सबसे पहले देखो, जो a था स्टूडेंट, वो 20 दिन के लिए कितने रुपए पे कर रहा था? 1000 रुपये पे कर रहा था, यानी कि फिक्स है, वो तो देगा ही देगा। प्लस में जो उसने कितने दिन? 20 डेज, ठीक है। y कितने रुपए पे कर रहा है? 1000 रुपये, ठीक है। x इसका फिक्स्ड था, और y हमने मान ली पर डे की क्या थी? कॉस्ट। तो 20 डेज की क्या होगी? 20y इज इक्वल टू 1000 रुपये। अभी सेकंड जो b था, ये तो था ए स्टूडेंट था। अभी जो b स्टूडेंट है, वो क्या पे कर रहा है? देखो फिक्स्ड पे है, वो तो करेगा ही करेगा। प्लस कितने दिन तक भोजन किया उसने? 26 दिन। y इज इक्वल टू वो कितने कर रहा है? 1180 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x और y की। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। अगर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो ये तो कट जाएगा, इसमें से कितना बचेगा? -6y, क्योंकि देखो माइनस यहाँ लग जाएगा, और माइनस के 26 बड़े होंगे, ठीक है। तो 20 में से 26 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 रह जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 180, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 180/6, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 30, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 30। अगर y की वैल्यू 30 आ चुकी है तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम कौन सी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की भी वैल्यू आ जाएगी। मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, x + 20y इज इक्वल टू 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ x + 20 × 30 वैल्यू पुट कर दी हमने y की। तो x देखो ये कितने हो जाएंगे? 600। 1000 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 - 600, तो कितना बचेगा हमारे पास? 400, ठीक है। तो x हमारी क्या थी? देखो फिक्स्ड चार्ज था, वो था x, यानी कि x हमारा फिक्स्ड चार्ज, और जो पर डे कॉस्ट है वो कितनी है? 30 रुपये, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक कोई भी फ्रैक्शन 1/3 हो जाता, कब? व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर, जब हम उसके न्यूमिनेटर में से क्या करें? एक
सब्ट्रैक्ट करें। न्यूमिनेटर मतलब अंश, अंश में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4। और 1/4 कब हो जाता है व्हेन 8 एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब हम 8 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। फाइंड द फ्रैक्शन, और हमें क्या निकालना है फ्रैक्शन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सेकंड पार्ट है इसका। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन मानना है। तो लेट जो फ्रैक्शन हमारा वो हमने मान लिया x/y। फ्रैक्शन वही होता है ना जो x/y की फॉर्म में लिखा जाए, वो हमारा क्या होता है फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं अंश बाय हर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या था, जब हम जो न्यूमिनेटर के अंदर से 1 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता था 1/3। सिर्फ इसमें न्यूमिनेटर के अंदर 1 माइनस करना है। तो देखो x - 1/y, y को हम एज इट इज़ रखेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो रहा था 1/3। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके। तो 3x - 1 = y, 3x - 3 = y, और y को हम इसी साइड ले आएंगे। ठीक है, 3x - y - 3 = 0। ठीक है, अभी देखो ये तो होगी जो फर्स्ट कंडीशन बोली थी वो। सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब हम 8 ऐड करेंगे किसके अंदर से डिनोमिनेटर के अंदर से, तो हमारा कितना हो रहा है वो 1/4। तो इसके अंदर न्यूमिनेटर का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ क्या आएगा डिनोमिनेटर, यानी कि इसमें क्या करेंगे ऐड 8। तो हमारा डिनोमिनेटर कितना हो रहा है 1/4। कितना हो रहा है 1/4। तो इसकी भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4x = y + 8। अब देखो सारी टर्म को हम एक साइड ले आएंगे। 4x - y - 8 = हो जाएगा 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये वाली थी और एक इक्वेशन ये वाली आ गई। तो इनको अच्छे से लिखते हैं। 3x - y - 3 = 0, 4x - y - 8 = 0, यानी कि फर्स्ट सेकंड। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने करवाया था आपको, अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उनको जाके ज़रूर देखें। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो देखो हम क्या करते थे x, y और 1 ऐसे लिखते थे। ठीक है, जैसे x के साथ तो क्या लिखते थे x वालों को छोड़ के y के और जो कांस्टेंट टर्म थी इनकी टर्म लिखते थे। तो हमने x के नीचे क्या लिखना है जो y की टर्म है और क्या लिखनी है कांस्टेंट टर्म। देखो -1 - 1 -3 -8। ठीक है, अब y वाली टर्म, y को छोड़ के क्या रखती थी कांस्टेंट टर्म और x की टर्म। कांस्टेंट टर्म हम लिख चुके हैं, सिर्फ x वाली रहती है। 3 और 4 अभी रही 1 की, यानी कि कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट वाली नहीं लिखेंगे, तो इसके साथ क्या लिखी जाएगी सिर्फ y वाली, x वाली हम लिख चुके हैं। तो क्या आएगा -1 और -1। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है सोल्व करना है। तो y सबसे पहले x, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ना इनके ऐसे। ठीक है, याद होगा आपको। तो हमने इसकी क्या करती क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। तो x के नीचे देखो इनके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएंगे 8। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूले वाला माइनस वो तो रहेगा ना, -3। ठीक है, ऐसे ही हम y के निकालेंगे। -3 की और 4 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -12 और माइनस, और इसका कितना हो जाएगा -24। ठीक है, 1/, ऐसे 3 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 4 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको देखो x/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 24 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। ऐसे ही ये प्लस हो जाएगा, तो -3 + 4 करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 भी किसका बचेगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस का। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
x बाई 5 किसके इक्वल करेंगे, 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, क्योंकि 5 इस साइड चला जाएगा। ऐसे ही y बाई 12 करेंगे इज इक्वल टू 1, इसको 1 ही लिख सकते हैं ना, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12। तो हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था। फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई यानी कि 5 बाई 12, ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस है भाई, उसने कितना स्कोर किया है, 40 मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट के अंदर। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 नंबर उसे राइट आंसर के मिलते हैं। ठीक है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 नंबर कटता है उसका जब वो रॉन्ग आंसर करता है। सही मार्क्स मतलब सही क्वेश्चन पे तो कितने मिले हैं 3 मार्क्स, और अगर उसका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क्स कटता है। हैड 4 मार्क्स बीन awarded for each correct answer and 2 marks been reduced for each incorrect answer। ठीक है, अगर उसको 4 मार्क्स मिले हर एक सही क्वेश्चन पे, करेक्ट आंसर पे, और 2 मार्क्स कटे उसके हर एक गलत क्वेश्चन पे, ठीक है, आंसर पे, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यस कितने मार्क्स प्राप्त कर लेता है 50, अगर उसके 4 मिलते हैं उसे सही आंसर पे और 2 उसके कटते हैं गलत आंसर पे, तो उसको कितने मिल जाते हैं 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट में कितने % थे हमें ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट इसका, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सपोज करना पड़ेगा कि गलत प्रश्न कितने थे या सही प्रश्न कितने थे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो x है ना वो क्या है, प्रश्नों के उत्तर, ठीक है जिनके, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर ठीक, यानी कि राइट आंसर, राइट आंसर हमने मानना है। राइट आंसर क्या मान लिया x, और हमने y को क्या मान लिया रॉन्ग आंसर। ठीक है, प्रश्नों के गलत, ठीक है, उत्तर गलत। तो देखो y मान लिया गलत उत्तर थे और x मान लिया सही थे, यानी कि रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग आंसर। तो देखो पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 मार्क्स मिलते उसे राइट, हर एक राइट आंसर के। तो 1 का x है तो 3 के कितने हो जाएंगे 3x माइनस गलत आंसर का कितना कट रहा था 1, यानी कि y कितने मार्क्स मिलते थे सबसे पहले उसे 40। सेकंड टाइम क्या था, देखो जब उसे कितने मिलते थे 4 मार्क्स सही के मिलते थे और 2 मार्क्स गलत के कटते थे। देखो अब की बार कट रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें जुड़ते तो हम जोड़ देते, इसमें क्या हो रहे हैं कि सही आंसर में से गलत कट रहे हैं तो हमने माइनस किया है, तो उसे कितने मार्क्स मिले थे 50। बस अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड इक्वेशन मानो, सोल्व करो। ठीक है, तो देखो 2y बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से क्या करवा दे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना होगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 80 होगा, और नीचे क्या है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। बस सोल्व करेंगे, अब इसको माइनस कर दे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2y से 2y कट जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे पास 2x, और 80 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30। तो देखो 2x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15, क्योंकि 30/2 करेंगे तो कितनी आएगी 15 आएगी, और x की वैल्यू हम कौन सी भी इक्वेशन के अंदर रख लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही रख ली। तो 3 × 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। तो देखो 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, तो माइनस y इज इक्वल टू 40 माइनस 45, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का y, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है 5, और x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 15। ठीक है, तो देखो 5 तो थे गलत आंसर दिए थे जिनके, और 15 थे जिनके राइट आंसर दिए थे, तो टोटल क्वेश्चन पूछे थे हमसे,
टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 15 तो सही थे और 5 गलत थे, तो टोटल कितने हो गए? 20। ठीक है, तो 20 इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो हमारा फोर्थ पार्ट है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक जो कोई भी हाईवे है, राजमार्ग है, पर दो स्थान ए और बी और उनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी दे दी? 100 किलोमीटर। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कोई भी कार है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ए पॉइंट से स्टार्ट होती है। एंड अनदर कार बी एट द सेम टाइम, और दूसरी कार है वो कहाँ से शुरू होती है? बी से, सेम टाइम में। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर कार ट्रेवल्स कर रही है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन जो डिफरेंट क्या है? स्पीड है, उनकी चाल है वो डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन दिशा एक है। दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो कितने घंटे में मिल रही है? 5 आवर्स के अंदर। इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर्स दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, अगर वो अलग अलग दिशा में जा रही है तो कितने घंटे में मिल रही है? 1 घंटे में। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार, हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है दोनों कारों की। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, तो हमने सबसे पहले तो क्या मानने? पॉइंट मानने। हमने ए और बी क्या मान लिए? 2 पॉइंट मान लिए। ठीक है, ए और बी हमने क्या मान लिए? 2 पॉइंट मान लिए। ए से एक कार चलती है और बी से दूसरी कार चलती है। ठीक है, तो ए और बी हमने मान लिए 2 पॉइंट, और हमने क्या माननी है? एक्स और वाई की, एक्स और वाई माननी है ना, क्या माननी है? वो कार। ठीक है, मान लिया एक एक्स कार है और एक है वाई कार, तो हमने एक्स और वाई कार मान ली, और ए और बी हमने क्या मान लिए? 2 पॉइंट मान लिए। हमारी है कारें। ठीक है, क्या ये हमारी कारें, और ए और बी हमारे बिंदु पॉइंट, तो हमने इसको मिला दिया। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर। मान लिया हमने जो एक्स है, हमारी जो कार है, इसकी स्पीड मान ली हमने। क्या मान ली? स्पीड कितनी मान ली? एक्स मान ली। और इसकी स्पीड कितनी मान ली हमने? वाई। ठीक है, क्या मान ली? वाई, एक्स किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्या मान ली? वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना कि एक्स कार की चाल क्या है? एक्स कार की चाल कितनी होगी? एक्स किलोमीटर पर आवर, और वाई कार की जो चाल है, स्पीड है, वो कितनी होगी? वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? सपोज कर लिए। तो ये ट्रेन चलती है, जब फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी? सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, एक ही दिशा के अंदर है। ठीक है, जब एक ही दिशा के अंदर है, यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो देखो जो हमारे, मान लो ये है, ये यहाँ से चलेगी, और बी तो यहाँ है, तो यहाँ से तो कुछ आगे जाएगी ना, तो मान लो यहाँ से चली गई। ठीक है, यहाँ पे मिल गई, तो हमने जो ये मीटिंग पॉइंट है ना, इसको मान लिया कुछ भी क्यों। क्या मान लिया? क्यों। तो हमने क्या मान लिया? इसका मीटिंग पॉइंट क्यों मान लिया। दोनों की दोनों कारें यहाँ मिल रही हैं। तो जो एक्स है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? एक्स क्यों। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की है? एक्स से क्यू। और जो वाई है उसने कितनी कवर की है? बी से क्यू तक, क्योंकि एक पॉइंट पे मिल रही है ना। ये क्यू बिंदु वो है जिस पे दोनों कार हमारी क्या कर रही है? मिल रही है। तो देखो जो एक्स कार है, एक्स कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी हमारे पास? ए क्यू। क्या होगी? ए क्यू। ऐसे ही वाई कार द्वारा तय की गई दूरी हमारी कितनी होगी? बी क्यू। कितनी होगी? बी क्यू। आई होप इतना समझ में आया होगा। हमने इसके अंदर सिर्फ एक्स और वाई तो 2 कारें मान ली हैं, और ए और बी 2 पॉइंट माने थे। एक्स की हमने चाल मान ली कितनी? एक्स किलोमीटर पर आवर, स्मॉल एक्स मान लिया। वाई की हमने मान लिया वाई किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कंडीशन थी जब हमारी सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो देखो सेम डायरेक्शन के अंदर है तो ये कोई पॉइंट होगा क्यों जहाँ मिलेंगी। ठीक है, ये यहाँ से चलेगी और ये यहाँ से चलेगी, तो कहीं ना कहीं तो क्या करेगी? मीट करेगी। तो ए क्यू, और वाई की क्या हो गई? बी क्यू। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको आगे देखते हैं। अभी देखो जो दोनों कारें थी हमारी, वो कितनी देर में मिल रही थी? 5 घंटे में मिल रही थी। कितनी घंटे में मिल रही थी? 5 घंटे में मिल रही थी। ठीक है, तो देखो कार एक्स द्वारा, कार एक्स की दूरी कितनी होगी?
दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। यानी कि स्पीड कितनी है इसकी? x, और टाइम कितना लिया है? 5, यानी कि 5x। ऐसे ही y की निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 5y, ठीक है। 5x और 5y, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। x a हमने क्या निकाल ली? a क्यू निकाल ली, और हमारी क्या निकाल ली? b क्यू निकाल ली। तो देखो अभी इसके अंदर अगर हम a क्यू में से b क्यू माइनस कर दे तो हमारा a भी निकल रहा है, ठीक है। a क्यू में से मैं अगर b क्यू माइनस करती हूँ तो हमारे पास कितना बचा है? सिर्फ a भी बचा है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा दे, क्या लगा दे? a क्यू माइनस b क्यू इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। बस जो वैल्यू है इनकी रखो। a क्यू की कितनी आई है? 5x, b क्यू की कितनी आई है? 5y, और a b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 100 थी ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 100। तो 5 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस वाई, 5 कॉमन निकल के इसके बाई में जाएगा, तो 100/5 कितना हो जाएगा? 20। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो चुकी है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। तो अभी देखो सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन थी हमारी कि दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, एक दिशा में नहीं है, अब की बार विपरीत दिशा में जा रही है। मान लो a इस साइड जा रहा है तो b इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि a हमारा इस साइड जा रहा है और b हमने मान लिया इस साइड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा जहाँ पे मिलेगी, ठीक है। b मान लो यहाँ और a यहाँ आ रहा है, विपरीत डायरेक्शन है ना, एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड आ रही है। तो मान लिया हमने ये कोई भी हमारा मीटिंग पॉइंट है, तो मीटिंग पॉइंट हमने इसको मान लिया कोई भी P, ठीक है। P हमने मान लिया है। तो अभी देखो जो x कार है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? x कार के द्वारा कितनी तय की? AP। कितनी दूरी तय की गई है? AP। ऐसे ही हम y की देखेंगे, y ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है? BP। कितनी की है? BP। और टोटल कितनी हो जाएगी? AB के इक्वल। तो चलिए अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना, x ने AP कवर की है और y ने BP कवर की है। तो देखो x कार द्वारा तय की गई दूरी हमारी कितनी होगी? x कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बताओ? AP, ठीक है। और ऐसे हमें किसके निकालनी है? y कार द्वारा तय की गई दूरी। BP, ठीक है। एक उस साइड से आ रही थी और एक दूसरी साइड से जा रही थी। तो ये देखो अब की बार कितने घंटे में मिल रही है? ये 1 घंटे में मिल रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में मिल रही है, तो और दोनों एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या होगी? जुड़ेगी, ठीक है। क्या होगी? जुड़ेगी। और वो सेम डायरेक्शन में थी तो माइनस होती है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो क्या होती है? प्लस होती है, ठीक है। तो 1 घंटे में है तो x की कितनी थी हमारी? हमने x मानी थी, और y की कितनी मानी थी? y। तो 1 घंटे में है तो 1 इंटू x, यानी कि जो AP प्लस BP किसके इक्वल हो जाएगा? AB के। तो 1 घंटे में जो वही दूरी इंटू समय, यानी कि x 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के, BP y 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, और AB की वैल्यू कितनी है हमारी? 100 है ना, ठीक है। AB की डिस्टेंस कितनी थी? 100। देखो टाइम इंटू क्या था? स्पीड। हमारी डिस्टेंस निकल गई थी जैसे मैंने अभी सेकंड उसमें करवाया था। तो x प्लस वाई हमारा कितना निकल गया? 100। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी? देखो x माइनस वाई इक्वल टू 20 आई थी। ये कितनी आ गई? x प्लस 100 ये आई है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। इनको बस सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे। तो इसको तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, प्लस करेंगे तो 2x 120 कितनी आ जाएगी? 60। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई? 60। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अंदर रख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू y की हमें निकालनी थी। तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 60 कितना होगा?
माइनस का 40, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 और x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 60। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस x और y क्या थी हमारी, कार की चाल थी ना, स्पीड थी ना, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ये भी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया है रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। कब? इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अगर उसके लेंथ में कितने की कमी कर दें हम, 5 की। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज 3 यूनिट्स, और उसकी जो चौड़ाई है उसको हम कितना इंक्रीज कर दें, 3 यूनिट्स। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को कितनी इंक्रीज करते हैं, 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले तो क्या मानना है, आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको मानना है, लेंथ और ब्रेथ को। ठीक है, तो हमने मान लिया जो हमारी आयत है, आयत की हमने मान ली लंबाई कितनी है, x, कितनी मान ली, x। और ऐसे ही हमने क्या मान ली, आयत की चौड़ाई y, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, यानी कि x इंटू वाई, यही फॉर्मूला होता है, x इंटू वाई। अब देखो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लंबाई में से 5 कम करते, यानी कि x माइनस 5 करते, और चौड़ाई में क्या कर दे, 3 जो इकाई है वो क्या कर दे, बढ़ा दे, यानी कि ज़्यादा कर दे, यानी कि y प्लस 3 कर दे, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था ना, वो कितना कम हो जाता है, 9, यानी कि माइनस का 9। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। देखो, हमने लंबाई में से क्या किया है, 5 माइनस किया है, और चौड़ाई में से क्या किया है, 3 बढ़ाया है। तो हमारा जो क्षेत्रफल था, जो एरिया था, उसमें से 9 यूनिट्स कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कर दिया, x इंटू वाई इसके इक्वल होता है ना, एरिया के इक्वल, तो हमने ये कर दिया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। तो इसको सोल्व करें। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर 2 ब्रैकेट दिए हुए ना, तो देखो x की पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर 5 की इसके साथ, और इसकी इसके साथ, तो x की y के साथ, x y, x की 3 के साथ, देखो जो साइन होता है ना यहाँ पे वही आता है, तो 3x। ऐसे ही -5 की y के साथ -5y, और हमने -5 की और +3 की करेंगे तो माइनस का 15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, x y -9। देखो अगर सेम साइन हो और सेम चीज़ हो तो कट जाते हैं आपस में, x y से कट जाएगा। देखो ये सेम साइन है ना, प्लस का, ये भी प्लस का। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो इसको पूरी टर्म को इस साइड लेना, तो भी हमारा कट जाएगा। तो देखो x y + 3x -5y -15, देखो इसको लेके आएंगे तो x y प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का, प्लस का 9 है तो इस साइड आके माइनस का, तो इस साइड आके प्लस का। देखो अभी भी कट जाएगा ये तो। ठीक है, मैंने कहा था अगर सेम साइन हो और इक्वल में हो तो कट जाते हैं। तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकलेगी हमारी, 3x - 5y, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6। किसका बचेगा, माइनस का। आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी हम इसकी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या था हमारा, देखो जब हम लंबाई में क्या करें, 3 की वृद्धि करें, यानी कि 3 इंक्रीज करें, यानी कि x में क्या करें, 3 इंक्रीज करें, यानी कि +3, और y में कितना इंक्रीज करना है हमें, 2। ठीक है, यानी कि y + 2, तो हमारा कितना होता क्षेत्रफल में 67 अधिक होता था ना, यानी कि प्लस का 67 होगा। समझ में आया होगा ना। जब हमने 3 की इंक्रीमेंट करी है इस x के अंदर, यानी कि लंबाई के अंदर, और चौड़ाई के अंदर कितनी करी है, 2 की, तो हमारे पूरे जो क्षेत्रफल था, जो एरिया था, उसके अंदर 67 ज़्यादा होता है, तो हमने ये बढ़ा दी। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, xy + 2x + 3y + 6। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करवा दी, और xy + 67। अब की बार मैं यहीं से काट दूँ इसको, क्योंकि सेम साइन है और कट जाएंगे हमारे। तो क्या होगा, 2x + 3y
+6 और माइनस का 67 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा 2x + 3y और माइनस का कितना बचेगा 61 0। तो हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लूँगी, ठीक है। तो जो भी है एक्स वाई की टर्म उनको आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करवा के दिखा रही हूँ। एक्स बाई, जब हम एक्स की टर्म को छोड़ देते हैं सिर्फ किसकी रखेंगे वाई की और कांस्टेंट की, यानी कि 5 की, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 305 और माइनस फॉर्मूले वाला लगेगा, ठीक है। और एक ये माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर लेना अच्छे से लिख के, मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ इसको पहले। y बाई, जब हम y की टर्म को छोड़ते हैं कांस्टेंट टर्म और क्या लेते हैं x की टर्म लेते हैं, तो इनको करेंगे तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे ही इसकी करनी है। प्लस का 6 2 = 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखेंगे, सिर्फ किसको लिखेंगे हम, जो हमारी ये वाली है 9 और माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 = 10, ठीक है। बस इनको डायरेक्ट सोल्व करेंगे अभी। x बाई ये देखो कितना बन जाएगा इतना, इसको किसके इक्वल कर देंगे 1 बाई कितना है ये 19, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू होगा 323 10 19, तो काटेंगे तो कितने पे कटेगा 17 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है 17, ठीक है। ऐसे ही हम y को इक्वल रखेंगे, y जब हम इनको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा 171 और 1/19, बस 171 को इस साइड ले जाएंगे, काटेंगे तो कितने पे कटेगा 9 पे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 17 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9, ठीक है। यानी कि ये तो थी हमारी क्या लंबाई और ये थी हमारी चौड़ाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।